दो मुंह वाली चुड़ैल। कुछ वर्ष पहले की बात है। मुंबई शहर में शांति नाम की एक औरत अपनी बेटी छाया के साथ रहती थी। शांति का पति उसे छोड़ चुका था और किसी और महिला के साथ दूसरी शादी कर चुका था। शांति इस बात से हमेशा दुखी रहा करती थी। बहुत मुश्किल से शांति अपनी बेटी की परवरिश करती। अब छाया जवान हो चुकी थी। माँ, अब आप घर पर आराम किया करो। अब से घर का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे एक गाड़ी की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। बेटी, अब मैं आराम कर सकती हूँ। अब तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। बस इस मर्द जात से बचकर रहना। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हश्र मेरा हुआ है कभी तुम्हारा भी हो। चिंता मत करो माँ, जिंदगी ने इतना तो मुझे सिखा ही दिया है कि इस मर्द जात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और छाया अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए नई साड़ी लेकर घर आती है। माँ, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बेटा, यह तो बहुत सुंदर है। कुछ दिनों बाद छाया अपनी फैक्ट्री से ओवरटाइम करके देर रात घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में एक सुनसान गली से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। धीमे पैरों से छाया गली की तरफ बढ़ती है और देखती है कि काला कोट पहने एक लंबा सा आदमी एक दूसरे आदमी की खंजर से हत्या कर रहा है। यह देखते ही छाया के मुंह से जोर से चीख निकल जाती है। कातिल छाया को देख लेता है और उसके पीछे खंजर लेकर भागने लगता है। बचाओ बचाओ, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। कातिल छाया को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसको अपने गाड़ी में डाल देता है। कातिल गाड़ी को एक सुनसान जंगल के पास खड़ी कर देता है। वह छाया को जबरदस्ती गाड़ी के बाहर घसीटकर एक पेड़ से बांध देता है और पेड़ को आग लगा देता है। छाया जीते जी आग में जलकर बहुत ही दर्दनाक मौत का शिकार बन जाती है। शांति रात भर छाया के इंतजार में परेशान रहती है। दूसरे दिन जाकर पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाती है, पर कुछ दिन हो जाते हैं और छाया का कोई पता नहीं चलता। शांति अब अपने नसीब को कोसती है। शायद मेरे ही नसीब में कभी कोई खुशी नहीं लिखी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसी दर्दनाक मौत की वजह से छाया की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह एक भयानक दो मुंह वाली चुड़ैल का रूप लेकर पुनर्जन्म लेती है। अब वह चुड़ैल बदले की आग में जलती हुई अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। देर रात छाया सुंदरी बनकर एक टैक्सी वाले को रोकती है। कहाँ जाना है मैडम? मुझे बस आप मीरा रोड तक छोड़ दीजिए। जरूर मैडम, आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। गाड़ी चलने लगती है। गाड़ी चलाते चलाते टैक्सी ड्राइवर धीरे से शीशे में पीछे की ओर देखने की कोशिश करता है। पहले तो उसे बड़ी ही एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। टैक्सी ड्राइवर के मन में गलत भावनाएं जागने लगती हैं। वह एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी खड़ी कर देता है। मैडम, शायद गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, मैं उतर कर देखता हूँ। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और पीछे वाला दरवाजा खोलने जाता है, छाया अपने असली रूप में आ जाती है। टैक्सी ड्राइवर उसके लंबे काले बाल, भयानक दो मुंह और उसके लंबे लंबे नाखून देखकर बेहद डर जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन छाया अपने बालों से उसके गर्दन को पकड़कर जमीन पर पटक देती है। टैक्सी ड्राइवर बेहोश हो जाता है और छाया उसे मार देती है। एक रात बाद रोहित नाम का एक व्यक्ति, जो कि एक फैक्ट्री में मैनेजर होता है, घर जा रहा होता है। अपनी गाड़ी से रास्ते में एक सुंदर लड़की छाया उससे लिफ्ट मांगती है। क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? मुझे मीरा रोड जाना है, लेकिन कोई भी टैक्सी या बस नहीं मिल रही है। देर रात हो चुकी है, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के जमाने में कौन किसी की मदद करता है? वैसे मदद तो मैं भी जल्दी किसी अनजान की नहीं करता, लेकिन
जब अनजान इतनी सुंदर हो तो मदद करने में क्या हर्ज है। यह कहकर रोहित छाया के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। वह जैसे ही छाया की तरफ देखता है, छाया अपने असल रूप में आ जाती है। रोहित बेहद डर जाता है और गाड़ी रोड के बगल पर एक पेड़ से लड़ जाती है। रोहित आधी बेहोशी की हालत में खून में लथपथ होकर, अरे अरे क्या हो तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मर्द जात सब एक जैसे हो, एक एक करके मैं तुम सबको मिटा दूंगी। छाया वहीं पेड़ पर रोहित को बांधकर उसे जीते जी जला देती है। अगले दिन पुलिस रोहित के शव को बरामद करती है। अब 2 रातों में 2 कत्ल हो चुके होते हैं। पूरे शहर में बात फैल जाती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस विकास पटवर्धन नामक एक एसपी को इस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश मिलता है। एसपी बड़ा ही चालाक व्यक्ति है। वह जानता है कि हत्याएं देर रात हो रही हैं, तो वह बिना यूनिफॉर्म सादे लिबास में घर की गाड़ी में देर रात शहर के सुनसान रास्तों पर घूमता है। रात के करीब 2:30 बजे छाया एसपी की लाल रंग की गाड़ी देखती है और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगती है। एसपी विकास गाड़ी रोक देते हैं। मैडम, क्या आप न्यूज़ नहीं देखती? रात के 2:30 बज रहे हैं। 2 दिन में शहर में 2 हत्याएं हो चुकी है। इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? माफ करिए, पर मैं अभी अभी कहीं दूर से आ रही हूँ और मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है। क्या आप मुझे मीरा रोड तक छोड़ सकते हैं? ठीक है, गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वैसे आप कहाँ उतरना चाहती हैं? मीरा रोड तो आने ही वाला है। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अब हम दोनों अकेले हैं, कुछ दोनों साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। माफ़ करिएगा बहन जी, पर मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है। उसका नाम मीरा है। विकास मीरा की तस्वीर निकाल के छाया को दिखाता है। तस्वीर देखकर छाया रोने लगती है। उतने में ही रोहित का ध्यान शीशे पर जाता है, जिसमें छाया की छवि नहीं दिख रही होती। विकास तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर विकास का ध्यान छाया के पैरों पर जाता है, जो कि उल्टे होते हैं। अब विकास डरने लगता है। अब मैं समझ गया हूँ, आप कोई इंसान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या करना चाहती हैं मेरे साथ। छाया अपने असली रूप में आ जाती है। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुम पहले मर्द मुझे ऐसे मिले हो जिसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, और मैं यह देख सकती हूँ कि तुम सच में एक भले इंसान हो। छाया अब अपने लड़की वाले रूप में आ जाती है। अब विकास की जान में थोड़ी जान आती है। अच्छा, तो पिछले 2 दिनों से जो हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे आपका हाथ है। लेकिन क्यों कर रही हैं आप ये सब? इस जालिम दुनिया के साथ यही हश्र होना चाहिए। मुझे इन्होंने जीते जी आग लगा दी थी और आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरा कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपका कातिल कौन है। मैं उसको पकड़कर जरूर सजा दिलवाऊंगा। मैं तो यह नहीं जानती कि वह कौन है, लेकिन मुझे उसने जहां मार कर जला दिया, मैं आपको वहां जरूर लेकर जा सकती हूँ। छाया विकास को उसी स्थान पर ले जाती है जहां उसकी मौत हुई थी। विकास यहाँ वहां ढूंढता है। उसे एक छोटा सा सुराग मिलता है, एक ट्रेन का टिकट, और वह एक मुंबई को आने वाली ट्रेन की टिकट होती है। विकास टिकट से पता निकाल लेता है और उसे जाकर दबोच लेता है। उस आदमी का नाम शमशेर रहता है। वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इसके कुछ देर के बाद शमशेर गिरफ्त से छूटकर भागने लगता है और वह भाग जाता है, और सामने छाया 2 मुंह वाली चुड़ैल बनकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में जलती हुई मशाल रहती है, जिससे वह शमशेर को जला देती है। वह विकास के सामने साधारण लड़की बनकर खड़ी हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। आपने मुझे यह सिखा दिया कि पूरी मर्द जात गुनहगार नहीं है। सिर्फ कुछ ही लोगों की वजह से कभी कभी हम पूरी जाति को जिम्मेदार मान लेते हैं। छाया जमीन से उठकर एक सूर्य की किरण की तरह आसमान में समा जाती है। बर्फी वाली चुड़ैल।
आज पिंटू का जन्मदिन है, लेकिन वह उदास होकर एक आम के पेड़ के नीचे अकेला बैठा रहता है। उसे अपने दिवंगत मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मम्मी पापा, मुझे याद है कि आप दोनों मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते थे। अच्छे कपड़े, अच्छी सजावट, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट, बहुत सारे गुब्बारे, लाइटिंग, सब कुछ होता था। सवेरे सवेरे नहाने के बाद मंदिर में भगवान को प्रणाम करके आप लोगों का आशीर्वाद लेता था। इतना कहते कहते पिंटू के आंसू लुढ़ककर उसकी गालों पर आ जाते हैं। उसे भूख लगी रहती है। उसकी नजर एक पके हुए आम पर पड़ती है। भूख को कुछ हद तक कम करने का वही एक जरिया दिखाई पड़ता है। वह पत्थर उठाकर आम की तरफ कई बार उछालता है, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है। ये आम भी मेरे नसीब में नहीं है। घर जाऊंगा तो चाची वही कल दोपहर वाली सूखी रोटी सामने फेंक देंगी, जो गले के नीचे नहीं उतर पाएगी। पहले उनकी डांट और बाद में सूखी रोटी खाने को मिलती है। पिंटू के पीछे एक आहट होती है। वह मुड़कर देखता है तो एक सुंदर स्त्री खड़ी होती है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तुम? मैं पिंटू। आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं परदेश में रहती हूँ, कई सालों के बाद आई हूँ। तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ बता रही हैं। चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, बगीचे की सैर करवाऊंगी, झूले पर भी झुलाऊंगी। पिंटू यह सब सुनकर बहुत खुश हो गया और उस स्त्री के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौसी, मुझे यहाँ से जल्दी वापस भी जाना है। अगर देर हुई तो मेरी चाची मुझे मारेंगी। पिंटू, तुम चिंता मत करो, मैं पहुँचा दूंगी। अब चलो मेरे साथ। रास्ते में पिंटू एक बच्चे को बर्फी खाते हुए देख लेता है। उसको लालच आती है और इधर उधर देखने लगता है। तुम्हें बर्फी बहुत पसंद है? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। चलो, हम दोनों मिलकर बर्फी खाएंगे। वह स्त्री सामने हाथ बढ़ाती है और उसके हाथ में बर्फी की थाली आ जाती है। मौसी, आपको तो जादू भी आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी सिखा दो ना। ये लो, पहले बर्फी खा लो। पिंटू उस स्त्री को भी बर्फी खिलाने के लिए उठा लेता है। मौसी, आप भी खाओ। ये कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों को बर्फी पसंद है। मुझे बर्फी से ज्यादा तुम पसंद आ गए हो। थैंक यू मौसी। वह पिंटू को लेकर एक पुराने घर में चली जाती है। खाने की थाली सामने प्रकट कर देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खूब खाओ, प्रेम से खाओ, मत शर्माओ। मौसी, मम्मी पापा के जाने के बाद मुझसे अभी तक किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। मैं मौसी हूँ तुम्हारी, प्यार तो करूँगी ही। तुम्हें नींद आ रही है? सो जाओ। पिंटू सो जाता है और वह स्त्री चुड़ैल के भेष में आ जाती है। भयानक चेहरा, लाल आंखें, पिंटू को देखकर मुस्कुराती है। यह पिंटू भी बहुत भोला है। कैसे मेरी बातों में आ गया, मेरी असलियत भी नहीं जान पाया। इसके माँ बाप नहीं है, कितना कमजोर हो गया है। इसने एक बात कही, मम्मी पापा के जाने के बाद किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की थी। सच कहूँ तो यह प्यार का भूखा है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों पिघल रहा है? इतने में पिंटू की नींद खुल जाती है और वह चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर डर जाता है। मम्मी, मौसी, आप कौन है? मैं मौसी के पास जाना चाहता हूँ। पिंटू, तुम्हारी माँ का नाम क्या था? स्नेहा रावत। तुम्हारा ननिहाल रामनगर में है? हाँ हाँ। बेटा, मैं ही तुम्हारी मौसी हूँ। स्नेहा मेरी छोटी बहन थी। कई साल पहले मुझे मार दिया गया था और मैं चुड़ैल बन गई। मैं सभी लोगों से अपने गुस्से में आकर बदला लेने लगी, उन्हें मारने लगी। तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल पिघल गया। मुझे बड़ा डर लग रहा है। चुड़ैल फिर से सुंदर स्त्री बन जाती है और पिंटू को अपने पास लेकर
प्यार भरी झप्पी देती है। पिंटू बेटा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार देती रहूंगी। तुम्हें जिस वस्तु की जरूरत हो मैं तुम्हें दूंगी। चलो थोड़ी सी बर्फी और खा लेते हैं। मैं तुम्हें रोज बर्फी खिलाऊंगी। मौसी जल्दी करो, नहीं तो चाची मुझे बहुत मारेगी। तुम्हारी चाची की ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। अब वह तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगा पाएगी। चलो तुम्हें झूला झुलाती हूँ। पिंटू अपनी मौसी के साथ बैठकर झूला झूलने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसके ऊपर मौसी के प्यार की बौछार होने लगती है। कुछ देर के बाद पिंटू की मौसी चुड़ैल उसे लेकर उसकी चाची के घर पहुंचा देती है। क्यों रे, कहाँ गायब हो गया था? रुक जा, अभी तेरी पिटाई करती हूँ। मेरी चोटी किसने खींची? मैंने खींची। मैं पिंटू की मौसी हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ? यहाँ हूँ। अरे मम्मी मर गई। तुम तो चुड़ैल हो। सही कहा। मेरे भतीजे को बहुत कष्ट देती हो। नहीं, मेरा मतलब है अब नहीं दूंगी। मुझे मरना है क्या? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। सही कहा। इसको जरा भी खरोंच आई तो तुम्हारे सारे बाल नोच डालूंगी मैं इसको टच भी नहीं करूंगी। पिंटू की चुड़ैल मौसी बहुत सारी बर्फी, मिठाई और रुपए पिंटू को देकर चली जाती है। चुड़ैल गांव में हर दिन रात के समय सुंदर स्त्री बनकर पिंटू के घर में आती है। उसे बहुत सारे उपहार और उसकी हालचाल लेती है। उसे अपने साथ भी ले जाती है और कुछ देर के बाद छोड़ जाती है। एक दिन सूर्यास्त होते ही चुड़ैल सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। अरे मौसी, आज आप जल्दी आ गई। हाँ, दिल ने याद किया तो चली आई। चलो चलते हैं। आज बर्फी लाना भूल गई। अरे हाँ, आज जल्दबाजी में भूल गई। चलो देर हो रही है। पिंटू को लेकर वहाँ से चल देती है। जंगल में पहुँचने के बाद पिंटू को जोर से हवा में उठा लेती है। अरे मौसी, आज आपको क्या हो गया है? इतने में वह स्त्री भयंकर काली चुड़ैल के रूप में सामने आती है। मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मौसी की दुश्मन हूँ। तुम मेरी मौसी नहीं हो, तुम एक गंदी चुड़ैल हो। वह चुड़ैल जैसे ही गुस्से से पिंटू का दोनों हाथ पकड़ती है, वहाँ पिंटू की मासी चुड़ैल आ जाती है। पिंटू की मासी चुड़ैल उस चुड़ैल को पकड़कर हवा में दूर फेंक देती है। मासी चुड़ैल, पिंटू मेरा बेटा, इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जलाकर राख कर दूंगी। वह चुड़ैल वहाँ से उड़कर डर कर भाग जाती है। पिंटू की मौसी पिंटू को गले से लगा लेती है।